अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहां आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो बच्चों को स्कूल भेज के हम सो गए थे, दोबारा से थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी उठी हूँ मैं, पर्दे वगैरह हटाए और अब किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में बना रही थी ऑमलेट, क्योंकि बनाए थे हमने राइस रात को। तो जब राइस बनता है तो सुबह के लिए कोई चीज़ नहीं होती, सालन नहीं होता, तो फिर मैं ये है कि सुबह उठ के या तो एग्स फ्राई कर लेती हूँ या फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। आम रूटीन में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम रात का बचा हुआ सालन ही नाश्ते में खाएं। तो अंडा वैसे अगर एक्स्ट्रा रखना हो तो हम रख लेते हैं, अदरवाइज़ मुझे स्पेशली अंडे की बजाय सालन जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। हाँ, अंडा अगर उबला हुआ हो तो फिर तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ फ्राई एग्स में मुझे ऑमलेट पसंद है, वो शौक़ से खाती हूँ। हाफ़ फ्राई मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई जो है ना वो मैं नहीं खाती। तो अंडे की भी कुछ ख़ास किस्में हैं जो मुझे खानी पसंद है। तो आज फिर ऑमलेट बना रही थी, हस्बैंड ने कहा कि ऑमलेट बना लो, तो यही खा लेते हैं। तो जैसे हम किचन में मौजूद हैं नाश्ता बनाने के लिए। आजकल जो ठंड हो गई है ना, दिन जो है छोटे हो गए हैं और अजीब सी सुस्ती सी जो है ना हर टाइम रहती है। पाकिस्तान में भी सुना है काफ़ी ठंड हो गई है। अभी यहाँ पे ठंड तो नहीं हुई, लेकिन इतनी शदीद नहीं हुई, आई मीन खुल के भी इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा जो है ना वो चलना शुरू हो गई है बिल्कुल तेज़ और खुश्क किस्म की, जिसकी वजह से जो एलर्जी है ना वो मेरी तो पीक पे पहुंची हुई है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। हर टाइम छींकें हैं और नोज़ इतनी ड्राई हो जाती है मेरी। इसके अलावा छींकें, नाक से पानी, आँखों से पानी, इसके अलावा रैश पूरी बॉडी पे। मुझे तो स्वेर किस्म की एलर्जी हो जाती है। तो अभी ये जो हवा है ना, ये पता नहीं कब तक रहेगी और कब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी, बड़ा मुश्किल हो गया। अब पहले मैं जो एलर्जी की मेडिसिन थी ना वो वीक में 2 दफ़ा खाती थी, और अब मुझे डेली बेसिस पे खानी पड़ रही है, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। सेम यही कंडीशन मेरी बेटी की भी आजकल चल रही है। वो मुझे यही कह रही होती है कि मामा मुझे सांस नहीं आती, मेरे नाक में से खून आता है, मुझे मतलब ना सांस लेने में मसला होता है। ये सेम वही एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना आपको इस किस्म के मसले बनते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको सेहत दें, अल्लाह ताला खैर रखें। ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी में। बस नाश्ता भी रेडी हो गया, पराठा बन रहा है। आटा भी मैंने ताज़ा गूंदा था, रात को मैं भूल गई थी गूंदना, क्योंकि चावल थे तो मैंने सोचा कि सुबह गूंदूंगी, तो सुबह भी मुझे लेट हो गया। तो पराठे जो है ना वो थोड़े से आज ड्राई बन रहे थे, तो मैंने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा आज जो है ना थोड़े से ड्राई ज़रा सख्त किस्म के पराठे बनेंगे। उसके बाद हस्बैंड के लिए लंच रेडी करना था, उन्हें ऑफ़िस जाना था। ऑफ़िस के लिए मैं उनको लंच रेडी करके देती हूँ, तो बस वो उनको बना के दूँगी। ब्रेड के ऊपर मैं उनको फ़िश है वो लगा के दूँगी, बॉयल्ड फ़िश है, रेडीमेड मिलती है सॉरी, ये लिडल से हम लाते हैं, और यही फिर मैं उनको लंच में दे देती हूँ स्लाइस पे लगा के। और जब मैं लगा रही हूँ तो अभी मुझे याद आया कि मेरे पास ऑलिव्स पड़े हुए थे, मैंने सारे का सारा जो है ना सैंडविच रेडी किया, और मुझे ऑलिव्स याद ही नहीं रही। जो स्लाइस वाली चीज़ है वो तो ख़त्म हुई हुई थी, इस दफ़ा याद ही नहीं रही लानी लिडल से, लेकिन ऑलिव्स मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैं ज़रूर लगा के देती हूँ। तो वो मुझे याद ही नहीं रहे लगा के देने, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आज मैंने बात करनी थी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। आप बताएं, आप में से कौन कौन है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इंगेजमेंट की सूरत में या फिर आफ्टर मैरिज, वेडिंग के मैरिज के बाद आप में से कौन है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता है। मैंने गुजारे हैं तकरीबन 9 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होने ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स को ना अपने बच्चों की शादी करनी ही तब चाहिए जब आपको पता हो कि हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, क्योंकि मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जिसके लिए आप जा रहे हैं, जिसके साथ आपका निकाह हुआ है, जिसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है निकाहनामे पे साइन करके, तो अगर वही आपके साथ नहीं है तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते का। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से शिकायत करती थी कि ज़ाहिर है वो यहाँ पे होते थे, उनकी अपनी लाइफ थी, वो बिज़ी होते थे, एक रूटीन सेट हुई थी, टाइम डिफरेंस था। मैं उनसे अक्सर कहती थी कि आप मुझे कॉल नहीं करते, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। हमारी बहुत बहस होती थी।
मतलब मैं शायद बता नहीं सकती कि अनगिनत लड़ाइयाँ हैं जो हमारे दरमियान में हुई छोटी छोटी बातों की वजह से। उसका रीज़न था कि टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं मिल रहा। जो मैं बताना चाहती थी वो समझते नहीं थे, मैं बताती थी तो वो कहते थे कि ये तो आम सी बात है, इसको खुद हैंडल करो। और मुझे इस बात पे तकलीफ़ होती थी कि मैं किसको, और वो मुझे कहते थे कि फ़लाँ को बता दो, फ़लाँ से बोल दो, मुझे क्यों बता रही हो, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरी अक्सर उनके साथ इस बात पे लड़ाई हो जाती थी कि किसको बताऊँ। मतलब मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मुझे आपको बताना है, मेरी बात को आपने समझना है। आगे आप जिससे मर्ज़ी बात करें, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। बट अक्सर वो ये कहते थे कि मैं पहले ही टेंशन में होता हूँ, मैं पहले ही परेशान होता हूँ, ऊपर से तुम हर छोटी छोटी बात मुझे बताती हो। मेरा ये होता था कि वो मुझे सुने, मेरी छोटी छोटी बातों को सुने, मैं जो उनसे शेयर करना चाह रही हूँ वो उसको समझें। बट वो ये कहते थे कि तुम मुझे परेशान करती हो, तुम मुझे इतनी, ये कोई बात है बताने वाली, ये कोई काम है करने वाला, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। जबकि मेरा तो ज़ाहिर है ये ख्याल होता था कि मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं अगर इनको नहीं बताऊंगी तो मैं किसको बताऊंगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, एक तो वो गलतफहमी होती है, और दूसरा कोई भी थर्ड पार्टी आके बीच में किसी भी टाइम कोई भी अनबन करवा सकती है। लोगों को गैप मिल जाता है। कहते हैं ना कि जब आप बीच में गैप ले आते हैं ना, तो फिर उसमें तीसरा बंदा आता ही आता है, उसमें तीसरा बंदा फिट हो ही जाता है। तो जब आप दूर होते हैं ना हस्बैंड वाइफ, तो बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी फिक्स हो जाती है। उसमें मैंने जो ये नोटिस किया ना, उसमें यह है कि हस्बैंड वाइफ जब तक साथ रहते हैं ना, एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। जब तक आप दूर हैं तो आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी के वो सारे साल जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। वो महीने, वो दिन, वो घंटे, वो साल, वो सब कुछ ज़ाया गया। उसमें ना आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, उसमें ना आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। एक तो होता है ना कि इंसान आमने सामने बैठा हो और फेस टू फेस बात हो रही हो, हमें एक दूसरे के एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हों, हमें पता हो कि सामने वाला जो है वो किस कंडीशन में है, वो कहाँ से आया है, वो कितना थका हुआ है, हमें ये बात करनी है या नहीं करनी। तो फिर तो इंसान को मतलब सब कुछ ठीक रहता है। जैसे अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जा रहे हैं, अब वो इस टाइम आएंगे, आज उनकी यहाँ पे कुछ सीन था, आज वहाँ पे किसी के साथ बहस हो गई है, अब वो थके हुए हैं। मुझे पता है, मुझे उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अब मैंने ये बात अभी नहीं करनी, मुझे ये बात अभी नहीं करनी चाहिए, या मैं तब कर लूँगी, या इट्स ओके, या उन्होंने डांट दिया पर वो गुस्से में थे, या मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी तो कोई इशू होगा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जब हम दूर होते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते, आपके फेस एक्सप्रेशन एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे होते, तो आपको यूँ लगता है कि जैसे दूसरा है ना वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, दूसरे के पास आपके लिए टाइम नहीं है। मतलब फ़लाँ जो है ना वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता, आप उसको अच्छे ही नहीं लगते, वो आपको पसंद ही नहीं करता। मतलब फिर ढेर सारे ख़यालात होते हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डालना तो आपको पता है कि शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जब ऐसी गलत फहमियाँ होती हैं ना, तो फिर ये गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होती, ये बढ़ती जाती हैं। और फिर टाइम बाय टाइम आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो थोड़ी बहुत हुई भी होती है, वो भी कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा मैं क्योंकि इस टाइम से गुज़र के आई हूँ, मैं ये समझती हूँ कि कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। अव्वल तो आप अपनी बीवी को अपने साथ रखें, जब भी आप लेके आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का भी ये नहीं कि सिर्फ औरत की ज़िंदगी पे असर पड़ता है, मर्द की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है। अगर आपने शादी करके भी अपनी फैमिली से इतनी दूर ही रहना है, कुछ तो फैमिलीज़ में ही नहीं होता ना कि आप अपनी बीवियों को साथ लेके जाएंगे। नहीं भाई, ये क्या होता है, बीवी क्यों साथ जाएगी, बीवी तो यहाँ रहेगी, अपने ससुराल में रहेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। और जहाँ पे होता है वहाँ पे अक्सर हस्बैंड जो है वो डंडी मार जाते हैं। तो करने को कोई मसला नहीं होता। आज अब हम जब इकट्ठे रह रहे हैं ना, हमने तकरीबन 8 साल इस तरह गुजारे, हमारी लड़ाइयाँ हुई, हमारे बीच में दूसरे तीसरे लोग भी आए, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई जिसकी कोई रीज़न भी नहीं थी। लेकिन अब जब हम इकट्ठे हैं ना, तो अब मेरे हस्बैंड अक्सर इस बात का मतलब वो करते हैं, इजहार करते हैं कि काश मैं स्टार्ट में ही तुम्हें बुला लेता, तब तो इतना मुश्किल भी नहीं था, मैं तभी बुला लेता, हमारे बच्चे यहीं पे होते, हम साथ होते। लेकिन अब फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ख्याल आ गया, हम यहाँ आ गए, हम इकट्ठे हो गए। लेकिन बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनको कभी भी ख्याल नहीं आता, जो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देते हैं, ख़ुद भी तरस के, और अपने बच्चों को और वाइफ को भी तरसा के। और इसमें पता क्या होता है, इसमें जो एक आपकी अफेक्शन होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है।
ये कहने को होता है कि जो दूर के रिश्ते हैं ना उनमें अफेक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें आप जितनी दूरी होगी ना उसमें अफेक्शन उतनी ही कम होती जाएगी, मोहब्बत उतनी कम होती जाएगी, तवज्जो कम होती जाएगी, जो एक फ़िक्र होती है ना वो कम होती जाती है। इंसान यूज्ड टू हो जाता है एक दूसरे के बगैर रहने। जब आप फिर बुढ़ापे में जाके घर वापस आते हैं तो तब ना तो औलाद आपके साथ इतनी फ्रैंक होती है, ना आपकी बीवी, उसको बेचारी को आदत हो चुकी होती है अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहने की। तो आप जब बाहर से कमा कमू के बूढ़े होके वापस आते हैं तो फिर आप मतलब कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो पास नहीं बैठते, बीवी जो है वो टाइम नहीं देती, लेकिन उनका उसमें कसूर नहीं होता। आपने सारी ज़िंदगी उनको आदत डाल दी हुई होती है अलग रहने की, अकेले रहने की, तो तब तक वो यूज्ड टू हो जाते हैं। तो ज़िंदगी के इतने कीमती साल फिर इंसान जब बुढ़ापे को पहुंचता ना फिर वो सोचता है कि काश मैं ऐसा ना करता, काश ऐसा ना होता। तो उसके लिए मैं यही प्रेफर करूँगी, स्टैंड लें, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने पास रखें, शादी करें ही तब। अगर आपके घर वाले भी नहीं मान रहे तो उनको मना के शादी करें कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ रखूँगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, ये रिश्ता बहुत कीमती है। इसी रिश्ते के बलबूते पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। यही बीवी और बच्चे हैं जिन्होंने आखिरी दम तक आपका साथ देना है। तो बेहतर है कि बजाय मतलब छोटी छोटी गलत फहमियों को अपने बीच में जगह दें, बजाय मौका दें कि ऐसी चीज़ें आपके दरमियान आएँ, बेहतर है कि आप अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ रखें ताकि कोई भी आपको अलग अलग देख के तोड़ने की कोशिश ना करे, बल्कि आप जुड़े रहें आपस में। तो बस इसके साथ ही मैं आ गई हूँ खाने की तरफ। आज मुझे फ्राइड राइस बनाने थे, वेजिटेबल फ्राइड राइस, और हर बंदा अपनी मर्ज़ी से बनाता है। आई थिंक हर बंदे का अपना अपना तरीका होता होगा। तो मैंने तो लिए हैं प्याज, उसमें मैंने बिल्कुल 2 जवे लहसुन के डाले हैं, उनको मैंने कर लिया था एंड टाइम पे दिमाग से निकल गया, ग्रेट कर लिया था। और साथ में मैंने क्यूब्स में जो है ना चिकन काट लिया था। चिकन अगर आपने क्यूब में काटना है तो आप ऐसा करें कि इसको फ्रीज़र में से निकालें, हल्का सा डीप फ्रोस्ट करें, और ये हल्का हल्का फ्रोज़न हो तो आप इसको साथ में ही वो क्यूब्स में काट लें, बड़ी आसानी से कट जाएगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे पीछे यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में ना काम हो रहा है कुछ मेंटेनेंस का, और पीछे से आपको मुसलसल आवाज़ें आ रही होंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। मे बी मेरी आवाज़ जो है ना वो डिस्टर्बिंग हो रही हो आप लोगों के लिए, लेकिन माजरत, मैंने बहुत इंतज़ार किया मैं कब वॉइस ओवर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहा आज, वरना 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं तंग आके फिर अभी मैं स्टार्ट हो गई हूँ वॉइस ओवर करना। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डालूँगी, थोड़ा सोया सॉस डालूँगी, और मैंने काली मिर्च डाली, इसके अंदर नमक डाला। ये चीज़ें डाल के उसके बाद मैं इसको रख दिया। उसको आपने फुल आंच पे करना है, हल्की आंच नहीं करनी, क्योंकि सब्जियां हमने गलानी नहीं है, सब्जियां हमने थोड़ी थोड़ी क्रंची रखनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लेम को फुल ही रखें और फुल फ्लेम पे आप इनको भून लें। इसके साथ ही मेरे पास ये है चिकन पाउडर, आपके पास चिकन क्यूब हैं तो वो डाल लें। मेरे पास चिकन पाउडर था, ये मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसको बना लिया, सब जो मसाला है वो मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने उसको साइड पे किया, और उसी बर्तन में, जिस बर्तन में कि मैं ये बनाया था मसाला, उसी बर्तन में मैंने चावलों के लिए पानी डाल दिया। आप चाहें तो चावल अलग से बॉईल कर लें बिरयानी की तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अलग से नहीं बॉईल किए थे। इसी तरह मैंने चावलों को पका लिया। जब दम लगाने का टाइम आया तो मैंने ऊपर एक बिरयानी की तरह की तय लगा दी, और तय लगाने के बाद मैंने इसको जो है ना स्लो फ्लेम पे दम लगाया, और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाया था ताकि सब्जियां जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और चावल जो हैं उनको भी दम लग जाए। उसके बाद बस चावल तैयार हो गए। तो आई होप आपको मेरा आज का जो व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उनके दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए अमन लेके आए और उनको सब्र जमील अता करें, हिम्मत और हौसला अता करें। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।